हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय क्लासरूम। आज मैं टॉट्स में लॉ ऑफ टॉट्स में आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज़ मेंटल एलिमेंट इन टॉट्स, अपकृत्य के मानसिक तत्व। हम लोग लेट्स स्टार्ट। इसमें हम चार आपके 4 नंबर हम देखेंगे मानसिक तत्व के, जो आपके मेंटल एलिमेंट हैं टॉट के, वो हम 4 है नंबर में। तो आज फर्स्ट मैं करवा रही हूँ आपको इंटेंशन जो हम लेंगे। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मेंटल एलिमेंट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मानसिक तत्व, अपकृत्य के मानसिक तत्व। मेरी क्लास होती तो मैं वहाँ पे पूछ लेती थी, क्वेश्चंस पुट अप करती थी, बट यहाँ पे मैं आपको खुद बताऊँगी। लेकिन मैं आपको ये एक चीज़ समझाऊं कि जब आप कोई भी टॉपिक सुनने के लिए आते हैं तो समझना होता है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद उस टॉपिक को, जो जैसे हमने आज मानसिक तत्व लिए, हमने आज मेंटल एलिमेंट ऑफ टॉट उठाए हैं, तो उसको खुद आप सोचा करो, पहले अपने माइंड में उसको रिसर्च करा करो कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। जब आप लोग थोड़ा सा भी किसी टॉपिक के बारे में जिसको आप सुनने जा रहे हैं उसके बारे में आप जब थोड़ा सा सोचते हैं, इसको पॉज कर देंगे आप और उसको सोचेंगे कि मानसिक तत्व का क्या मतलब हो सकता है, इसका क्या क्या मीनिंग है टॉट में, कि ये रेलेवेंट है या नहीं है, रेलेवेंट होना क्या होता है, वो सब क्वेश्चन आपका जब आएगा वहाँ तो आपको क्वेश्चन समझना चाहिए पहले आपको कि क्वेश्चन है क्या, फिर उसका आंसर आप सुनेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो मानसिक तत्व से आप क्या समझते हैं। और एक चीज़ और है कि जब भी आप कोई न्यू टॉपिक सुनने जा रहे हैं, कुछ पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो आप पूरा 100% अपना कंसंट्रेशन एक टॉपिक पर दे देते हैं, एक वर्ड पर दे देते हैं। जैसे मानसिक तत्व पर आपने दे दिया कि मेंटल एलिमेंट का मतलब क्या होता है, तो जब आप पूरा अपना कंसंट्रेशन, पूरा अपना ध्यान केंद्रित कर देंगे एक वर्ड पर कि मानसिक तत्व, तो आप कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। अगर आपने सही सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने गलत भी सोचा, कुछ रॉन्ग भी आपने सोच लिया, तो जब आप सही सुनेंगे, जब मैं सही बताऊंगी आपको, तो आप रिलेट कर पाएंगे, तो आप समझ पाएंगे कि अच्छा मैं ऐसा सोच रहा था बट इसका मतलब ये है। तो आपको वो बहुत स्ट्राइक करता है वो आंसर, और बहुत आपको लॉन्ग टर्म तक हमेशा के लिए वो समझ में आता है और ध्यान में रहता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप जब भी कोई भी नया टॉपिक सुनने के लिए आते हैं तो आप पहले उस टॉपिक को एक बार पॉज कर देंगे और उसके बारे में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तो तब आप उसके बाद जब मुझे सुनेंगे या किसी को भी सुनेंगे या कोई भी बुक पढ़ेंगे, कोई रीड भी कर रहे हैं अगर आप किसी टॉपिक को बुक में से भी, तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि मैं ऐसा सोच रहा था या सोच रही थी और ये ऐसे है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो लेट्स गो विद इंटेंशन। आपने जब हम यूजुअली इस वर्ड का बहुत यूज़ करते हैं कि इंटेंशनली मैंने ऐसा नहीं किया, इंटेंशनली मैंने ऐसा नहीं किया, ये मुझसे हो गया। क्या मतलब हुआ इस बात का, इसका मतलब है कि मैंने जानबूझकर सोच समझकर ऐसा नहीं किया था, ये तो हो गया। अगर आप इंटेंशनली कोई चीज़ करते हैं तो इसका मतलब आप सोच समझकर जानबूझकर वो चीज़ करते हैं। तो इंटेंशन से, जिसको आप हिंदी में आशय बोलेंगे, फर्स्ट मेंटल एलिमेंट जो हमने लिया है दैट इज़ आशय, आपका पहला मानसिक तत्व। अच्छा, मानसिक तत्व के बारे में मैं पहले बता दूं कि उसका क्या मतलब है। जैसे आप मेरी क्लास में बैठे हैं, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पे जैसे 20 बच्चे बैठे हैं या कितने भी बैठे हैं, तो उसमें से 18 तो मुझे पता चल जाता है कि ये सुन रहे हैं मुझे, और 2 बच्चे उसमें से लगता है कि ये यहाँ फिजिकली तो बैठे हैं बट ये मेंटली यहाँ से एब्सेंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो मानसिक तत्व है, मानसिक तत्व की वो उनका जो ध्यान है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ से कहीं और है, घर पर है या कहीं पर भी है, लेकिन वो क्लासरूम में नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, हम किचन में खड़े हैं और हमें गैस बंद करने के लिए मम्मा ने भेजा है कि आप जाएंगे किचन में और वहाँ पे दूध उबलने वाला हो रहा है बेटा, और आप उसको बंद कर दो। और आप वहाँ खड़े हैं और सामने देख रहे हैं कि दूध बॉयल हो रहा है, लेकिन आपका ध्यान वहाँ नहीं है। आप फिजिकली वहाँ खड़े हैं, सामने खड़े हैं किचन में, बट आपको पता भी नहीं चला कि वो कब गिर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप फिजिकली वहाँ थे बट आप मेंटली वहाँ नहीं थे। ये मतलब होता है मानसिक तत्व का।
तो अब जब हमने कोई टॉट कर दी, टॉट में इसको कैसे मैं समझाती हूँ आपको। टॉट में जब ऐसे इसको समझेंगे कि क्या टॉट में अपकृत्य में इज इट रेलिवेंट और नॉट, मेंटल एलिमेंट इज रेलिवेंट और नॉट। रेलिवेंट का मतलब होता है संगत होना, संगत होने का भी मतलब आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या जब आपने कोई टॉट आपसे हो गया, आपने कर दिया कोई टॉट, कोई अपकृत्य आपसे हो गया, तो क्या उसमें आपका मेंटल एलिमेंट देखा जाएगा, क्या आपका उसमें इंटेंशन या मोटिव या कुछ भी जो आपका ये देखा जाएगा कि आपने उसको सोच समझ कर किया, देखा जाएगा इन द सेंस इज इट रेलिवेंट और नॉट, इज इट, क्या उसमें विसंगत है या संगत है। विसंगत होना उसे नहीं देखा जाएगा और संगत होना उसे देखा जाएगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जब टॉट का इंट्रोडक्शन करवाया था, तो उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि मैं वाटरिंग कर रही हूँ अपनी छत पर ऊपर और प्लांट्स में, और वो जो पाइप था मेरे हाथ में, मैं उसको अचानक से उसको छोड़कर और नीचे चली गई। नीचे क्यों चली गई? क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट अकर हुआ था, कोई कोलाइड हो गया था, दो बाइक्स या कुछ भी दो व्हीकल्स कोलाइड हुए और वहाँ पे एक्सीडेंट अकर हुआ, और मैं उनको बचाने के लिए मैंने पाइप को छोड़ा और मैं भाग गई। और आप जब मुझसे कॉम्पनसेशन के लिए आए कोर्ट में, तो मैंने अपना डिफेंस ये लिया कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैंने ये इंटेंशनली नहीं किया। मतलब मेरा इंटेंशन नहीं था आपका सोफ़ा भिगोने का, या मेरा इंटेंशन नहीं था आपके घर पर पानी डालकर आपको नुकसान करने का, मेरा कोई आशय नहीं था। लेकिन ये मुझसे तो हो गया, तो क्या मैं ये डिफेंस टॉट में ले सकती हूँ क्या? दिस इज कॉल्ड रेलिवेंट और नॉट इन टॉट। ये इसका मतलब ये है कि क्या मेरा वो मेंटल एलिमेंट देखा जाएगा कि क्या मैंने जानबूझकर सोफ़ा भिगोया, या मैं नीचे किसी को एक्सीडेंट हो रहा था और मैं उसको बचाने के लिए भागी, जल्दी से गई और मैं पाइप छोड़कर चली गई। तो क्या मेरा मेंटल एलिमेंट यहाँ देखा जाएगा कि क्या मैंने जानबूझकर ऐसा किया, या मैं नहीं चाहती थी, मैं तो नीचे किसी की हेल्प करने के लिए गई थी। तो आप इसका आंसर ये देंगे कि इन टॉट मेंटल एलिमेंट इज़ नॉट रेलिवेंट, कि नहीं देखा जाएगा। क्यों नहीं देखा जाएगा? क्या मतलब कि मेरा ये आशय नहीं देखा जाएगा कि मैं आपका सोफ़ा नहीं भिगोना चाहती थी इंटेंशनली, वहाँ नहीं देखा जाएगा। क्यों नहीं देखा जाता है? क्यों नहीं रेलेवेंट होता है? क्यों नहीं संगत होता है? अपकृत्य में मानसिक तत्व क्यों विसंगत है? क्वेश्चन आपका आएगा, हिंदी में आपको लिखा हुआ आएगा कि अपकृत्य में मानसिक तत्व विसंगत है। आप इसको सिद्ध करिए। इज इट रेलिवेंट और नॉट, मेंटल एलिमेंट इज रेलिवेंट और नॉट इन टॉट। तो आप इसको कैसे समझाएंगे? ये कहेंगे कि क्यों देखा नहीं जाता, नहीं देखा जाएगा। कहाँ देखा जाता है? वहाँ देखा जाएगा जहाँ आपने क्राइम किया है कोई। अगर आपने कोई क्राइम कर दिया है, जैसे क्राइम कैसे करेंगे आप? जैसे मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, ये वाला एग्जाम्पल दिया था कि मैं अपने घर पर आज अकेली हूँ और आपको ये बात पता है और आप मेरे नेबर हैं, तो आपको ये पता है कि मैम अकेली हैं और आपने जल्दी सो जाती हूँ मैं अपने टाइम से, आपको ये भी मालूम है आप मेरे नेबर हैं। आपने मेरी बाउंड्री वॉल पे किसी को चढ़ते देखा और आपने मुझे बचाने के लिए कि मैम को ये कोई हार्मफुल नहीं हो, मैम के लिए ये जो इंडिविजुअल जो ह्यूमन बीइंग अंदर आ रहा है ये मैम के लिए कोई हार्मफुल ना हो जाए, इसके लिए आपने मुझे बचाने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आप मेरे घर पर दीवार फांद कर आए और मेरे रूम तक आ गए। पहले आ गए आप, और आपको मैंने एक कुछ भी अपने लिए गलत समझकर, आपको कोई थीफ, आपको कोई चोर समझकर मैं अपने साथ में अपने डिफेंस के लिए मैं एक स्टिक रखती हूँ या डंडा रखती हूँ मोटा वाला, और उसको मैंने एकदम से अंधेरे में उठाया और आपको मार दिया। तो वो मेरे से क्या हुआ? आपको बहुत चोट लग गई, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो गए। तो वो मैंने क्राइम किया है, आप बहुत बेहोश हो गए, आपको बहुत ज़्यादा चोट लग गई, तो एक क्राइम मैंने किया। बट इसमें क्या मेरा जो इंटेंशन था, क्या वो देखा जाएगा? क्या मेरा मेंटल एलिमेंट देखा जाएगा या नहीं? ऑफ कोर्स देखा जाएगा, ऑफ कोर्स देखा जाएगा, क्योंकि मैंने अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप के बचाव के लिए सेल्फ डिफेंस में आपको डंडा मारा था, और आपको चोट भले ही कितनी भी लगी हो, बट उसमें मेरा मेंटल एलिमेंट रेलेवेंट होगा।
उसमें मेरा मानसिक तत्व संगत होगा, देखा जाएगा क्राइम में। नहीं तो मुझे तो आप फांसी पे चढ़ा देंगे, आप मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सज़ा दे देंगे, दिलवा देंगे अगर मेरा मेंटल एलिमेंट नहीं देखा जाता तो। मैंने सेल्फ डिफेंस में आपको चोट पहुंचाई और इसलिए वहाँ क्राइम में मेरा मेंटल एलिमेंट देखा जाएगा, बट यहाँ नहीं देखा जाएगा टॉट में। क्यों नहीं देखा जाएगा? क्योंकि यहाँ मुझसे आप सिर्फ कॉम्पनसेशन सीख कर सकते हैं, सिर्फ आप मुझसे नुकसानी प्राप्त करने के लिए आपने मुझ पर स्यू किया है, दावा किया है, इसलिए आप इसमें टॉट में, अपकृत्य में मेरा मानसिक तत्व नहीं देखा जाएगा कि मैं नीचे गई थी और मैंने तो आपको सोफ़ा नहीं भिगोना था, मेरा मन नहीं था, मेरी इंटेंशन नहीं थी आपका सोफ़ा भिगोने की, मैं तो किसी की हेल्प करने के उससे नीचे गई थी। बट यहाँ कुछ भी मेंटल एलिमेंट मेरा नहीं देखा जाएगा। क्यों नहीं देखा जाएगा? क्योंकि आई हैव टू पे ओनली कॉम्पनसेशन। मुझे कोई जेल में नहीं आप डलवा रहे हो, मुझे कोई फांसी पे आप नहीं चढ़वा रहे हो, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझसे कॉम्पनसेशन चाहते हो। और इनफैक्ट आपका सोफ़ा तो बिगड़ा ही है, आपका जो सोफ़ा है, आपका कुछ भी जो बेड बिगड़ा है वो तो बिगड़ा ही है, वो तो आपको नुकसान तो हुआ ही है, इसलिए आप सिर्फ मुझसे कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं। और यहाँ पर मेरा इंटेंशन नहीं देखा जाएगा कि भले ही मैं किसी को बचाने गई थी या कुछ भी हुआ था, इनफैक्ट मैंने आपका सोफ़ा भिगोया है और आपको फाइनेंशियली नुकसान हुआ है और आप मुझसे सिर्फ और सिर्फ कॉम्पनसेशन ही तो मांग रहे हैं और तो कुछ भी नहीं करें। तो इसलिए टॉट में जो ये मेंटल एलिमेंट्स हम देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, इन्हें ये रेलेवेंट नहीं होते, दीज आर इररेलेवेंट, ये असंगत होते हैं, ये विसंगत होते हैं, ये नहीं देखे जाते टॉट्स में। सिर्फ और सिर्फ आपका टॉट देखा जाएगा कि आपने कुछ ऐसा असहज कर दिया है जिससे वादी को, प्लेंटिफ को नुकसान हुआ है एंड मैं डिफेंडेंट हूँ, मैंने नुकसान किया है तो मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती ये कहकर कि इसमें मेरा मेंटल एलिमेंट मौजूद नहीं था और मैं चाहती नहीं थी, मैं इंटेंशन नहीं था मेरा कि मैं आपके सोफे को भिगोऊं, इसलिए यहाँ पर मेंटल एलिमेंट नहीं देखा जाएगा। बिकॉज आई हैव टू पे ओनली कॉम्पनसेशन, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसानी देनी है और वो नुकसान तो आपका इनफैक्ट हुआ ही है। तो अब आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मेंटल एलिमेंट का मतलब क्या होता है। अब हम फर्स्ट मेंटल एलिमेंट लेने जा रहे हैं, उठाने जा रहे हैं, दैट इज इंटेंशन। मेरा अभी तक बोर्ड लगा नहीं है, इट्स ओके, वो आया हुआ है बट वो फिटिंग नहीं हुआ है, तो आपको मैं स्पेलिंग बताऊंगी ओरली, तो आप लिखेंगे। दिस इज फर्स्ट इज आशय। आशय तो आप जानते ही हैं, मेरा आशय नहीं था, और इंटेंशन भी इनफैक्ट आप जानते ही हैं, तो फिर भी आपको लीगल लैंग्वेज में कैसे इसे डिस्क्राइब करना है, कैसे इसको समझाना है, अपनी कॉपी में कैसे लिखना है वहाँ पे, तो वो मैं बताऊंगी आपको। इंटेंशन की स्पेलिंग लिखिए INTENTION। इंटेंशन बहुत ईजी है, INTENTION, इंटेंशन। आप सुनिए, बहुत इजी अंग्रेज़ी में मैं बोलूँगी और इनफैक्ट आपको हिंदी मीडियम के बच्चों को भी इतनी अंग्रेज़ी आनी चाहिए, आई थिंक सीखनी चाहिए आपको, कि इससे आपको एक तो कॉन्फिडेंट होते हो आप, बहुत आपको अच्छा लगता है कि आप थोड़ा सा अंग्रेज़ी में भी, और आई थिंक कि जब आप बहुत ज़्यादा हिंदी में लिखते हो कॉपी में एग्ज़ाम में तो वो भी अनकंफर्टेबल हो जाता है, जो चेक करते हैं आपकी कॉपीज़ को उनके लिए भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो आप हेडिंग्स तो एटलीस्ट अंग्रेज़ी में लिखा करें, उसको अंडरलाइन करा करें, तो उससे बहुत इजी हो जाता है। तो इंटेंशन को मैं थोड़ा सा अंग्रेज़ी में बोल रही हूँ। इंटेंशन मीन्स अ डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। इंटेंशन मीन्स अ डिज़ायर टू प्रोड्यूस अ कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस होता है परिणाम। तो इंटेंशन क्या है, जो आपका आशय है वो क्या है, वो एक डिज़ायर है, एक आपकी ऐसी इच्छा है टू प्रोड्यूस अ कॉन्सिक्वेंस, एक परिणाम उत्पन्न करने की इच्छा है। आशय, जैसे मैं कुछ साशय कुछ काम करती हूँ, आशय सहित मैं कुछ काम ऐसा करती हूँ जो मेरी इच्छा है कि ऐसा परिणाम आए, इसके लिए मैं साशय काम करती हूँ। हिंदी में सुनिए, लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा और उसके पूर्व ज्ञान से प्रेरित होकर किए गए कार्य को आशय सहित किया गया कार्य कहा जाता है। साशय किया गया कार्य कहा जाता है। इट इम्प्लाइज, इसमें पहले मैं और समझाऊंगी आपको, पहले आप थोड़ा सा इसे सुनिए, बुक की लैंग्वेज जो है वो सुनिए। इसमें दो चीज़ें हैं। इट इम्प्लाइज टू थिंग्स, इसमें दो चीज़ें छिपी हुई हैं। नंबर वन, अ प्री नॉलेज
एक पूर्व ज्ञान कि मैंने कुछ काम किया, उसका मुझे पहले से ही ज्ञान था कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। अभी बताती हूँ आपको कैसे। अ प्री नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ डिफरेंट, जैसे मैं आपको पहले ही बताती हूँ, तब आपको ये लैंग्वेज भी इंग्लिश की भी समझ में आएगी। जैसे आप मैं कॉलेज में बच्चों को बताती हूँ कि जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ तो आप, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बोर हो जाते हैं कि मैम बहुत पढ़ाती हैं, तो आज इनसे मैं बदला लूँगा, इनको मैं कुछ परेशान करना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, मैं गाड़ी से आती हूँ, उसकी मैं स्कूटी से आती हूँ, तो उस स्कूटी की उन्होंने प्रेशर रिमूव कर दिया उनका। उस बच्चे ने क्या किया, उस स्कूटर की टायर का हवा निकाल दी, हवा पूरी निकाल दी। और उसको ये बात पता है कि मैम इसी स्कूटी से घर जाएंगी और अगर मैं इसकी हवा निकाल दूंगा, इसकी मैं प्रेशर को ख़त्म कर दूंगा टायर के, तो मैम का बैलेंस बिगड़ेगा और वो गिर जाएंगी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आई, इट इम्प्लाइज टू थिंग्स। अ प्री नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन है, जो बच्चा मुझे गिरा रहा है, और प्लेंटिफ कौन है, मैं जो प्लेंट लेकर जाऊंगी, मैं गिरूंगी और मैं प्लेंट लेकर जाऊंगी। तो इट इम्प्लाइज, किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमेशा ध्यान रखा करें कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग आशय पढ़ रहे हैं, हम लोग इंटेंशन पढ़ रहे हैं, हम लोग मेंटल एलिमेंट ऑफ थॉट्स पढ़ रहे हैं कि मेंटल एलिमेंट इन थॉट के मानसिक तत्व क्या है, और वो जो इररिलेवेंट है, जो माने नहीं जाते इसमें। तो लेकिन हमने पढ़ने हैं। इंटेंशन हम देख रहे हैं, उसमें दो चीज़ें होती हैं। इंटेंशन किन चीज़ों से मिलकर बनेगा, इट इम्प्लाइज टू थिंग्स। अ प्री नॉलेज, एक पूर्व ज्ञान ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन है, आपने मुझे गिराया है, तो मैं प्लेंटिफ हूँ, मैं प्लेंट लेकर जाऊंगी, मुझे चोट लगेगी। तो अ प्री नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट ऑफ द, किसका, अ प्री नॉलेज ऑफ द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट के हिस्से में एक प्री नॉलेज है, उसको पहले से ही पूर्व ज्ञान है, किस चीज़ का, ऑफ द इंजूरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट। व्हाट डू मीन बाय कंडक्ट, कंडक्ट होता है कार्य। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसको इंग्लिश इसमें लैंग्वेज में कंडक्ट बोलेंगे। तो अ प्री नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, आप डिफेंडेंट हैं, आपने मुझे गिराया है, तो अ प्री नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, किसका प्री नॉलेज है आपको, ऑफ द इंजूरियस कॉन्सिक्वेंस। इंजूरियस, इंजुरी, चोट, बुरा, दोषपूर्ण, तो दैट इज इंजूरियस। इंजुरी होती है जिससे चोट लगती है। तो अ प्री नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट ऑफ द, किसका, इंजूरियस कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। आप जो आप डिफेंडेंट हैं, आपने मेरे स्कूटी के टायर का प्रेशर रिमूव कर दिया, उसका हवा निकाल दी, तो आपको मालूम है, एक प्री नॉलेज है आपको पहले से ये नॉलेज है कि ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट की, किसकी, इंजूरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट, जो मैंने काम किया है, जो मैंने उसकी मैम की वो निकाल दी है स्कूटी की हवा, उसका इंजूरियस कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका बहुत इंजूरियस, बहुत चोट वाला, बहुत बुरा कॉन्सिक्वेंस, उसका परिणाम क्या होगा, आपको ये मालूम है। नंबर 1 आपको ये मालूम है। अ प्री नॉलेज बहुत छोटी नहीं है, बहुत ईजी अंग्रेजी है, तो आप सुनिए। अ प्री नॉलेज एक पूर्व ज्ञान ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट के हिस्से में आया है, ऑफ द इंजूरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट, अपने कार्य का दोषपूर्ण परिणाम, उसको मालूम है, उसको पूर्व ज्ञान है कि ये हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अ डिजायर, एक इच्छा, अ डिजायर ऑन हिज पार्ट, आपको ये इच्छा भी है कि मैम गिरी जाए, कि आपको लग रहा है कि मैंने हवा तो निकाल दी है, लेकिन हो सकता है मैम नहीं भी गिरे, आपको लग रहा है, बट आपकी इच्छा है कि वो गिरी जाए। तो नंबर 2, डिजायर ऑन हिज पार्ट टू प्रोड्यूस सच इंजूरियस कॉन्सिक्वेंस, सच सेम, वैसा जो मैंने सोचा, जो हो जाएगा, जो आपको पता था, प्री नॉलेज है आपको कि अगर ऐसा हुआ, मैम को तो पता चलेगा नहीं, वो बेचारी लेडीज़ को कम पता चलता है कि हवा नहीं है या क्या है, वो चला लेंगी और उससे वो गिर जाएंगी। सेकेंड नंबर, अ डिज़ायर ऑन हिज पार्ट, आपके हिस्से में ये भी एक इच्छा भी है आपकी कि टू प्रोड्यूस सच इंजूरियस कॉन्सिक्वेंस, कि ये दोषपूर्ण परिणाम हो ही जाए कि मैम तो गिरी जाए। तो ये दो चीज़ें इंटेंशन में होती हैं। आप सुनिए, आप पहले हेतु मैं बताती हूँ आपको, हेतु क्या है, मोटिव क्या है। आपका सेकंड मेंटल एलिमेंट जो है वो दिस इज मोटिव, MOTIVE, मोटिव, हेतु।
तो इसको आप पहले सुनेंगे तो हम फिर बाद में दोनों को इकट्ठा समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इंटेंशन और मोटिव में डिफ्रेंशिएट करना भी आता है, उसमें भिन्न करना भी आता है, और आप अलग अलग भी इसको इकट्ठे समझेंगे, इकट्ठे सुनेंगे तो ही समझ में आएगा। तो एक बार सुनिए कि मोटिव क्या है, व्हाट इज़ हेतु। आप कभी भी कोई भी कार्य करने जाते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं तो वो यूं ही नहीं कर देते हैं, उसका कोई कारण होता है। तो आप सुनिए, किसी भी कार्य को करने का कारण है हेतु। आप किसी भी कार्य को यूं ही नहीं करते हैं और किसी कारण से करते हैं और उसका कारण है हेतु। ये वो शक्ति है, ये वो ऐसी पावर होती है कि आपको कुछ भी काम करने के लिए ये प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है। तो एक मिनट, सामंत ने इसके बारे में क्या बताया। पहले सामंत जो आपके ज्यूरिस्ट है, SALMOND, सामंत, इसमें एल आप साइलेंट है, आप बोलेंगे नहीं, सालमंड नहीं बोलेंगे, दिस इज सामंत। तो SALMOND, सामंत, अकॉर्डिंग टू सामंत, वो जब मोटिव के बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं मोटिव इज अल्टीरियर इंटेंट। वो क्या, अल्टीरियर थोड़ी बहुत दूर का, और इंटेंट इंटेंशन से लिया गया, जो अभी हमने अब इंटेंशन किया है, पहले आशय जो हमने किया है। तो ये कहते हैं सामंत, अकॉर्डिंग टू सामंत, सामंत के अनुसार जो हेतु है वो क्या है, एक दूरस्थ आशय है। इसका क्या मतलब हुआ कि हेतु एक दूरस्थ आशय है। आशय आपने समझ लिया क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक एग्जाम्पल से आप इस बात को समझिए। जैसे आप अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, LLB फर्स्ट ईयर में है, तो क्या आपका सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर ही करना है या आपको सिर्फ फाइनल ईयर ही करना है, मतलब 3 ईयर डिग्री कोर्स ही करना है LLB में? नहीं ना, आपको इसलिए ये करना है फर्स्ट ईयर या LLB 3 ईयर डिग्री कोर्स इसलिए करना है कि आप इससे कुछ और बड़ा अचीव कर पाएँ। तो आप इस बात से समझिए कि इंटेंशन क्या है और मोटिव क्या है। आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं और इसके लिए आप बहुत दूर से, मेरी क्लास में बच्चे जब आते हैं, बहुत दूर दूर से गांव से बेचारे आते हैं, बहुत सारे पैसे भर के ट्रेन में, बसेस में आते हैं, और सब चीज़ मतलब हर घर से निकलने के लिए जो भी उनको पैसे की ज़रूरत है या किसकी भी ज़रूरत है, हर चीज़ को बहुत मुश्किल से मम्मा पापा से अपने अचीव मतलब लेकर, और वो यहाँ तक पहुँचते हैं। क्यों पहुँचते हैं वो यहाँ पे? फर्स्ट ईयर करने के लिए। फर्स्ट ईयर में तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला, फर्स्ट ईयर के बाद तो उनको जॉब भी नहीं मिलने वाली, और इसके लिए उनको बहुत सारी फीस भी पे करनी पड़ती है। सुबह सुबह सर्दी में, ठंड में भाग कर आना पड़ता है, ट्रेन में सफ़र करके आना पड़ता है। वो क्यों आते हैं यहाँ? उनका इंटेंशन है फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना। उनका जो आशय है, आशय क्या है? फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना। लेकिन उनका दूरस्थ आशय, उनका मोटिव क्या है? आप जैसे फर्स्ट ईयर कर रहे हैं और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फर्स्ट ईयर करने में, सेकंड ईयर करने में भी करेंगे, थर्ड ईयर करने में भी करेंगे, और आपका लॉ हो जाएगा। तो लॉ होने के बाद, लॉ हो गया तो आपको एकदम से तो कुछ नहीं हो पाएगा ना, उसके लिए भी, उसके बाद भी आपको जुडिशरी की तैयारी करनी पड़ेगी। जुडिशरी में के लिए केपेबल होने के लिए आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर करना आपका तात्कालिक उद्देश्य है। तात्कालिक उद्देश्य का क्या मतलब हुआ? आपका इंटेंशन है। तात्कालिक का मतलब है कि अभी ये सुनिए आप, मोटिव इज अल्टीरियर। तात्कालिक उद्देश्य, आप अभी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं और आपका ये है आपका आशय, दिस इज इंटेंशन। आपका इंटेंशन है कि आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लें, आप फर्स्ट ईयर पास कर लें या सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर भी पास कर लें, दिस इज योर इंटेंशन। ये आपका तात्कालिक उद्देश्य है। और आपका मोटिव, आपका दूरस्थ आशय, आपका अल्टीरियर इंटेंट क्या है? आपका दूर का आशय, आपका मोटिव उसको बोलेंगे, हाँ दूर का आशय ही बोलेंगे। आपका दूरस्थ आशय है आपका मोटिव, और आपका मोटिव है जज की चेयर पे बैठना, कि आप एक दिन अपना ये तात्कालिक उद्देश्य पूरा करके आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 ईयर डिग्री करके या 5 ईयर डिग्री करके आप उसके बाद अपना मोटिव अचीव करें। तो मोटिव क्या है? आज आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर करना तात्कालिक उद्देश्य है और ये आपका आशय है। और जो मोटिव है आपका, वो आपको जुडिशरी में जाकर आपको जज बनना, और एक ऐसा सपना आपका है कि आपको एक सरकारी गाड़ी मिले और उसका जो डोर है, उसका जो दरवाज़ा है वो आप नहीं खोलें, वो आपके लिए आपका कोई भी खोले दूसरा। तो ये आपका एक सपना है। दिस इज़ योर मोटिव, दिस इज़ योर अल्टीरियर इंटेंट। तात्कालिक उद्देश्य क्या है? आपका आशय। और दूरस्थ आशय क्या है? आपका उद्देश्य।
दैट इज मोटिव कि आप आज इसके लिए अपनी मोटिव के लिए आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं, आप ट्रेन में सफ़र करके आ रहे हैं और आप फीस भी भर रहे हैं और आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको मतलब फ़ायदा आज नहीं हो रहा है, आपका तात्कालिक उद्देश्य ये है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करना, थर्ड ईयर करना, और आपका मोटिव है जज की चेयर पे बैठना, आपका मोटिव है एक ऐसी गाड़ी, सरकारी गाड़ी अचीव करना, लेना, जिसका डोर आप नहीं खोलेंगे, ये आपका एक मोटिव है। तो इसके लिए आप सुनिए, अकॉर्डिंग टू सामन, मोटिव इज अल्टीरियर इंटेंट। अब आपको दोनों का रिलेशनशिप समझ में आया कि आशय क्या है, आपका दूरस्थ, आपका तात्कालिक उद्देश्य कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना है, सेकंड ईयर करना है, और आपका मोटिव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका हेतु क्या है, जज की चेयर पे बैठना। तो ये दोनों मतलब इंटर रिलेटेड है। तो सुनिए, अकॉर्डिंग टू सामन, मोटिव इज अल्टीरियर इंटेंट, हेतु एक दूरस्थ आशय है। आपके लिए एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हेतु एक दूरस्थ आशय है, तो आप समझाएंगे कि तात्कालिक आशय हमारा, तात्कालिक उद्देश्य तो हमारा इंटेंशन है, और दूरस्थ आशय हमारा उद्देश्य मोटिव है। तो अब आप सुनिए, एन एक्ट, अब इसके बाद क्या कहते हैं सामन, अकॉर्डिंग टू सामन, मोटिव इज अल्टीरियर इंटेंट, हेतु एक दूरस्थ आशय है, और वो क्या कहता है, एन एक्ट विच इज़ लॉफुल, एक ऐसा कार्य जो कि विधिक है, लॉफुल को कहेंगे कि जो सही है, विधिक है, कैन नॉट बिकम अनलॉफुल, वो अवैध बोलेंगे उसको, वैध और अवैध बोलेंगे, कि एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा कार्य आपका जो कि वैध है, लॉफुल है, कैन नॉट बिकम अनलॉफुल, वो आपका कार्य जो आप सही कर रहे हो वो अवैध नहीं हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ डन विद एन एविल मोटिव। अगर मैं किसी सही कार्य को कर रही हूँ और उसको करने के पीछे मेरा उद्देश्य सही नहीं है, तो क्या वो मेरा कार्य गलत हो जाएगा? नो, नहीं होगा। यही वो बात बता रहे हैं। एन एक्ट विच इज़ लॉफुल कैन नॉट बिकम अनलॉफुल बिकॉज इट इज़ डन विद एन एविल मोटिव और इंस्पायर्ड बाय अ मलिशियस मोटिव। तो वो अगर वो कार्य सही है तो वो कार्य कभी भी गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपकी मेंटल पोजीशन वहाँ पर सही नहीं थी, ऐसा नहीं होगा। वो कार्य अगर सही है तो वो सही रहेगा। सो द मोटिव इज़ इररेलेवेंट इन द लॉ ऑफ टॉट। अब समझ में आया कि आपका जो मोटिव है वो आपके टॉट में, आप कृत्य में, आपके जो आपका हेतु है, आपका जो मानसिक तत्व है वो इररेलेवेंट है, वो असंगत है, वो नहीं देखा जाएगा, वो विसंगत है। अब आप इस चीज़ को दोनों को समझी हैं। और अब मैं इन दोनों में, आपका कभी कभी ये भी आता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो वो एक दो मोटे मोटे जो हैं फ़र्क वो बताती हूँ आपको, जो डिफ्रेंशिएट इसमें करना आता है। डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन। नंबर वन, मोटिव इज वन, जो मैंने आपको अभी अभी बताया, हु इंस्पायर्स पर्सन टू डू समथिंग, कुछ करने का अंतिम उद्देश्य, कुछ भी करने का। आज आप फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होकर कर रहे हैं, आपको फ़ीस भी भरने को, कई बच्चे बेचारों के पास नहीं होता है फ़ीस भरने को, वो बहुत रिक्वेस्ट करके कम करवाते हैं, जो भी करते हैं, और बहुत मुश्किल से अगर सबमिट कराते हैं फ़ीस तो बहुत मुश्किल करवा रहे हैं। आज वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? आज तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वो ये बताने हैं कि मोटिव इज वन हु इंस्पायर पर्सन टू डू समथिंग, कुछ करने का अंतिम उद्देश्य, बट द इंटेंशन इज इंस्टेंट एम टू डू समथिंग। अब हिंदी में इसको बताती हूँ मैं कि जो हेतु है वो एक इंस्पायर करता है पर्सन को, वो इंस्पायर करना प्रेरित करता है पर्सन को, एक बंदे को प्रेरित करता है टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। अब आज आप बहुत मुश्किल से पढ़ने आ रहे हैं कॉलेज में और बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ प्रेरित कर रही है? क्या है आपके मन में? आपके मन में है कि मैं एक दिन जज की चेयर पे बैठूं, आपके मन में है कि एक दिन मुझे ऐसी सरकारी गाड़ी मिले जिसका दरवाज़ा मैं नहीं खुद खोलूँ। तो आपका अंतिम उद्देश्य है वो, दैट इज़ मोटिव ऑफ योर लाइफ। तो और आगे क्या कह रहे हैं कि बट द इंटेंशन इज इंस्टेंट एम, वो आपका टू डू समथिंग, कुछ भी करने का जो तात्कालिक उद्देश्य है, जो अभी आपको फर्स्ट ईयर करना है, दैट इज इंटेंशन। तात्कालिक उद्देश्य है आपका इंटेंशन, एंड अल्टीरियर लास्ट एम है आपका मोटिव। समझ में आ गया? अब सुनिए, इसमें जैसे एक
इसी को पढ़ देती हूँ मैं। एक हत्यारे का तात्कालिक आशय किसी व्यक्ति को गंभीर चोटें पहुंचाना हो सकता है। जैसे किसी ने एक बंदा जा रहा है और उसके पास बैग में थोड़े बैंक से निकला वो, और किसी ने एक क्रिमिनल माइंडेड बंदे ने देख लिया कि इसने एक इसके बैग है इसके हाथ में और ये बैंक से निकला और इसके पास पैसे हैं, तो उसने क्या किया, जाकर उसके सर में बहुत ज़ोर से कुछ मारा, एक रॉड मार दी, तो वो गिर गया और उसने उसका बैग उठा लिया। तो ये सुनिए, एक हत्यारे का तात्कालिक आशय किसी व्यक्ति को गंभीर चोटें पहुंचाकर उसकी हत्या करना है, उसको मारना है। चलो मार दूंगा मैं, या बेहोश कर दूंगा, मार दूंगा, गिरा दूंगा, बट उसका अंतिम उद्देश्य हत्या के बाद उसकी संपत्ति हड़पना हो सकता है। समझ में आ रहा कि वो उसको अगर चोट पहुंचा रहा है, उसकी हत्या कर रहा है, तो हत्या पहुंचाना उसका तात्कालिक उद्देश्य है, बट उसका इंटेंशन है, और बट उसका मोटिव क्या है, उसके हाथ में जो बैग है, उस बैग में जो पैसे हैं वो पैसे लेना। तो इस तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। और एक इसमें जो फ़र्क दोनों में है, दैट इज़ मोटिव और इंटेंशन में, कि जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि आप बहुत दूर से आ रहे हैं, ट्रेन में पैसे खर्च करके आ रहे हैं, अपने आउटफिट्स पे पैसे खर्च कर रहे हैं, आपने शू नए लिए हैं कॉलेज जाने के लिए, सब कुछ आपने किया है, आपने पैसे खर्चा किया है, बहुत सुबह परेशान होकर आप बिस्तर छोड़कर अपना और ट्रेन में बस में बैठ कर आ रहे हैं। आप इतने एफर्ट्स क्यों कर रहे हैं? और इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि आपको नुकसान ही हो रहा है, आपको फीस भरनी पड़ रही है। तो आप सुनिए, मोटिव में व्यक्ति किसी लाभ की इच्छा रखता है, लेकिन इंटेंशन में कोई बेनिफिट के लिए ही करे, ऐसा कुछ बेनिफिट हो उसको, इसके लिए ही वो करे, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया कि आप बहुत सारे पैसे खर्च करके फीस भरकर फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मतलब LLB कर रहे हैं, आपका ये इंटेंशन हो सकता है LLB करना, जिसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको पढ़ना पड़ रहा है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आप जॉब भी कर रहे हैं, साथ में पढ़ भी रहे हैं, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, फीस भर रहे हैं, बहुत परेशान होके घर से आ रहे हैं कॉलेज और ये सब कर रहे हैं, तो इसमें कुछ आपका फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि इंटेंशन में आपका फ़ायदा हो, बट मोटिव में आपका फ़ायदा होगा ही होगा। जैसे आप अगर मोटिव आपका जज बनना है, तो उसमें आपको फाइनेंशियली फ़ायदा होना ही वाला है, आपको एक स्टेटस तो मिलने ही वाला है, उसका तो फ़ायदा अनमोल ही है, बाकी आपको मोल मतलब पैसे का भी फ़ायदा होने वाला है। तो मोटिव में आपको फ़ायदा होगा ही होगा, बट इंटेंशन में फ़ायदा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इन दोनों में ये भी फ़र्क है। जैसे अभी एक जो क्रिमिनल माइंडेड बंदा था, उसने उस बंदे को मारने के लिए रॉड से या जैसे भी उसको नीचे गिराया या उसको मार ही डाला, तो उस चीज़ में मारने में उसको कोई फ़ायदा नहीं था, उसका तात्कालिक उद्देश्य उसको गिराना था, इंटेंशन उसको गिराना था या मारकर बेहोश करना था, लेकिन उसमें उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, बट उसका बैग चुराना उसका मोटिव था और उसमें उसको फ़ायदा हो ही रहा था। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, आई थिंक। अभी तो 13 मिनट्स ही हुए, एक हम और कर सकते हैं इसमें। अभी तो 13 मिनट्स का आपकी कैपेसिटी आई थिंक है। मैं 20 मिनट्स से ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं एक ऑडियो नहीं करूं, एक वीडियो नहीं करूं, क्योंकि बच्चे उसके बाद बोर होने लगते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं दो आपके इंटेंशन एंड मोटिव तो हो गया है, दो आपके मेंटल एलिमेंट्स हो चुके हैं इस वीडियो में, और आपका एक मैलिस, बहुत ईजी सा है वो तो। मैलिस होता है विद्वेष, इल विल, आपकी बुरी भावना, दुर्भावना, दैट इज़ मैलिस। और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, छोटा सा है, और फिर भी हम करेंगे, कभी कभी शॉर्ट नोट में आ जाता है। और जो एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट आपका मेंटल एलिमेंट जो है, दैट इज़ फॉल्ट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, त्रुटि एवं कठोर दायित्व, जो हम डिटेल में करेंगे। और इसका इंडिपेंडेंट आपका एक क्वेश्चन इस पे बनता है, 20 मार्क्स का आ जाता है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो त्रुटि एवं कठोर दायित्व, फॉल्ट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एंड मैलिस दुर्भावना, या जिसको आप कहते हैं कि मैलिस विद्वेष, वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इंटेंशन एंड मोटिव में फ़र्क करना, भिन्नता करना, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन में आया होगा, और आप इसको थॉरोली बुक्स में से पढ़ें। इसमें एक दो केसेस मैं आपको इंपॉर्टेंट बताती हूँ, जो आपको बहुत अच्छे से उसके फैक्ट्स देखने हैं। एक तो एलन वर्सेस फ्लड, ALLEN, एलन वर्सेस फ्लड, FLOOD, ALLEN, एलन
वर्सेस फ्लड, FLOOD, ये ज़रूर आप कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। एक और इसमें आप देखेंगे मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन, मेयर MAYOR, मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड BRADFORD, ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल्स PICKLES। और एक दो केसेस और आप इसमें ज़रूर देख लेंगे। गिल वर्सेस स्वैन का था आई थिंक, हाँ एक है गिल वर्सेस स्वैन, बलून केस इसको कहा जाता है। इसमें आपको बताएंगे कि गिल, आप लिखिए पहले GUILLE गिल, इसमें यू साइलेंट है तो इसको गिल बोलेंगे आप, GUILLE गिल वर्सेस स्वैन SWAN, बलून केस। इसमें ये आपको थ्रू दिस केस आपको ये समझाने का है कि आपका इंटेंशन देखा नहीं जाता है, इररेलेवेंट होता है। इसमें इंटेंशन इज इररेलेवेंट इन टॉर्ट्स। डिफेंडेंट इज लायबल फॉर बगीचा रौंद दिया था उसने, जो डिफेंडेंट था उसने कंप्लेनेंट का बहुत सुंदर पैसे लगाकर, बहुत एफर्ट्स करके उन्होंने कंप्लेनेंट ने या प्लेंटिफ ने अपना बगीचा बनाया हुआ था और बहुत उसमें पैसे लगा रखे थे, उसने बहुत सुंदर सा बगीचा बना रखा था। उसको जो डिफेंडेंट था उसने रौंद दिया था, ख़राब कर दिया था, बिकॉज वो बैलून में जो वो हवा वाले बैलून होते हैं ना, जो गैस वाले जिसमें आप बास्केट लगी होती है और उसमें बैठकर घूमते हैं, वो गिर गया था उसका बलून उसके बगीचे में और वो ख़राब हो गया था सारा उसका बगीचा। तो उन्होंने केस किया था कॉम्पेंसेशन के लिए, बट उसने डिफेंडेंट ने ये अपना डिफेंड किया अपने आप को कि मैं ऐसा चाहता नहीं था, मेरी इंटेंशन नहीं थी, वो तो मेरा गैस ख़त्म हो गया था या मेरा बलून गिर गया था, इसलिए मैं इसमें कॉम्पेंसेशन नहीं मुझे देना है। बट डिफेंडेंट को लायबल माना गया। सॉरी, एक और केस आप इसमें लिखिए, सॉरी, विल्किंसन वर्सेस डाउनटन, WILKINSON, विल्किंसन वर्सेस डाउनटन, DOWNTON। इसको भी आप ब्रैकेट में लिखेंगे। द ग्रे हेयर केस, इस ग्रे हेयर केस, बाल सफ़ेद हो जाते हैं जब इंग्लिश उसमें अंग्रेज़ों के उसमें, तो उसको ग्रे हेयर्ड बोलते हैं। तो ये आपका ग्रे हेयर केस भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटेंशन नहीं देखा जाएगा। इसमें क्या हुआ था कि जो मिसेस विल्किंसन थी उनको जो डिफेंडेंट था उसने मजाक में ये ऐसे बात कही कि आपके हस्बैंड का कहीं एक्सीडेंट हो गया है, आप इसके फैक्ट्स पूरे अच्छे से पढ़ लेना कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और वो हर्ट हुए हैं। तो उनको मिसेस विल्किंसन जो थी, जो प्लेंटिफ थी, वो इतनी ज़्यादा शॉक रह गई कि उनके विदिन मतलब एक रात के अंदर उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। मतलब वो इतनी शॉक्ड रह गई थी कि उनके बाल एक रात के अंदर वाइट हो गए, सफ़ेद हो गए थे। ग्रे हेयर्ड केस इसलिए कहा जाता है इसको। तो जब बाद में उसने कहा कि मैंने तो ये इतना मजाक में कहा था, तो ये इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट कि आप इस तरीके का मजाक नहीं कर सकते कि जिसमें आप किसी दूसरे बंदे को इतना ज़्यादा हर्ट कर दें कि वो उसका मतलब आपके मजाक करने का परिणाम इतना भयानक हो सकता है, तो आप उससे बच नहीं सकते हैं। तो इसमें आपका इंटेंशन इररेलेवेंट है कि आप चाहते थे ऐसा करना या नहीं चाहते थे, बट आपके इस काम से, आपके मजाक करने से वो इतनी शॉक रह गई कि वो इतनी हर्ट हुई कि उनके मतलब बाल ग्रे हो गए। तो इसलिए इसको ग्रे हेयर्ड कहा जाता है और उनको, डिफेंडेंट को, इसमें लायबल माना गया। तो आप इंटेंशन और मोटिव के लिए इतना आपके लिए दिस इज़ सफिशिएंट। एंड हम आगे जो दो बचे हैं, मैलिस एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।